Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles associated with 19th of September. So we'll talk about revitalizing multilateralism, what this is all about. वो मैं आपको जब इस आर्टिकल पे आएंगे I'll let you know. बट ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड सवाल इसमें जो हम जिन चीज़ों से कैटर करेंगे वो ये है कि आजकल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वाई इट इज़ डिमिनिशिंग. एंड सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस. किसी को नहीं पता मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस क्या है, सो डोंट वरी, विल टेक इट फ्रॉम स्क्रैच. हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया था तो इसको डिटेल में देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट, अच्छा ये मैं लिख देती हूँ यहाँ, जीएस पेपर 2 Smart Precision Horticulture Program. So this you can connect with your agriculture section also, paper 3. And if you want to connect it with government policies and interventions, then you can also link. Prelims के लिए भी अभी जितने भी नीचे वाले आर्टिकल्स हैं ये prelims के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो क्या है ये प्रोग्राम, विल टेक दैट अप. पलामाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, कैसा वेजिटेशन है, फ्लरा फना एवरीथिंग विल टेक. ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है. 20th मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करेंगे. दिस यू कैन कनेक्ट विद योर जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3. और जो फैक्ट्स हैं, हम बेसिकली इसमें फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो यू कैन कनेक्ट विद प्रीलिम्स ऑल्सो. और साथ ही साथ इसमें हम इसके हाइलाइट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल. इट वाज कंक्लूडेड रिसेंटली गोवा के अंदर. ठीक है, पूछा जाए अगर तो बता देना, गोवा में हुई थी. इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस क्या है, पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, ये भी आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. अगला आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें करनी है. चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर, एंड यू कैन शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, इवन स्टेट पीसीएस ऑल्सो. ठीक है, चलिए ये रहा पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन पे. क्या बात कर रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज प्लानिंग, क्या प्लान कर रहे हैं, अ स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर द एग्जिस्टिंग मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम. तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज थिंकिंग ऑफ कमिंग अप विद दिस स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम होगा, दे आर प्लानिंग, इट विल बी अंडर दिस पर्टिकुलर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग स्कीम ओनली. मकसद ये है हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो इंडिया का है उसको और ज़्यादा ग्रो करना. तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, देयर मेनी अदर प्लांट्स ऑल्सो. तो बाय यूजिंग दिस एडवांस टेक्नोलॉजी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, राइट. तो यहाँ पर दे आर सेइंग लेट्स यूज मॉडर्न टूल्स, लेट अस यूज ड्रोन्स, सेंसर्स, data analytics, where you can monitor the plant health, soil conditions, weather patterns. तो इस तरीके से that way you are referring this term smart. जब मैं smart की बात कर रही हूँ, smart precision, smart में मतलब smart technology यूज करना, and precision का मतलब कि जितना पानी की रिक्वायरमेंट है exactly प्लांट को राइट टाइम राइट अमाउंट उतना दिया जाए, फर्टिलाइजर्स उतने दिए जाएं ताकि वेस्ट कम हो और क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव हो. सो इन शॉर्ट दिस प्रोग्राम एम्स टू मेक हॉर्टिकल्चर मोर efficient, more productive, more sustainable by using these cutting edge technologies. So I hope अब आपको क्लियर हो गया है, क्रक्स यही है. तो let's take it in detail now. Smart Precision Horticulture Program, where you will use advanced technology. जिस तरीके से फार्मर्स ग्रो करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स, तो लेट्स इम्प्रूव
that thing by using these technologies like Internet of Things, like artificial intelligence, drones, data analytics. इन सब के चलते आप अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं. ज़्यादा क्रॉप्स उगाएं with fewer resources like water and fertilizer. नेगेटिव इफेक्ट भी कम होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, राइट? तो ये है स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम. ये प्रोग्राम जो है इट विल कवर 15,000 एकड़ ऑफ लैंड. कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए, 2024-25 से 2028-29 तक के लिए, जिसके अंदर कम से कम भी अगर आप लगाएं तो 60,000 फार्मर्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है. सो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. कोविड-19 के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, सो दैट दे कैन बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट फार्मिंग. नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा सेंटर इज ऑल्सो कंसीडरिंग कोलैबोरेटिंग विद नीदरलैंड एंड इजराइल ऑल्सो. सो यहाँ पर गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसीडरिंग वर्किंग विद अदर कंट्रीज. जो इजराइल है, नीदरलैंड्स हैं, वो अपने एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स के लिए दे आर फेमस. तो ये कोलैबोरेशन ऑब्वियसली इंडिया को हेल्प कर सकती है. यू कैन सेट अप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू शेयर योर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, राइट? दिस is the whole program. So the center has also set up 22 precision farming development centers across the country, ताकि जो आपकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ये सेंटर्स फोकस करेंगे ऑन टेस्टिंग दोज न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर फार्मिंग. क्या जो स्पेसिफिक नीड्स हैं ऑफ लोकल एरियाज, आर दे एडजस्टिंग इस तरीके से, आर दे फिट, या बोल सकते हो क्या ये न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको टेस्ट करना, मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स. तो ये पर्पस रहने वाला है. स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग का इम्पैक्ट डेफिनेटली यही पड़ेगा कि जैसे वाटर है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही यूज करोगे, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और क्वांटिटी भी इंप्रूव होगी, राइट? साथ ही साथ फार्मर्स जो हैं, द गोल इज कि जो आपकी फार्मिंग है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इट कैन कंटिन्यू फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो ये जो मेथड्स हैं इनका मकसद यही है टू हेल्प फार्मर्स ग्रो मोर यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज. हाउ दे कैन कोप अप विद द चैलेंजेस जो जिस तरीके से अभी चेंजिंग वेदर होता है. तो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कैसे आप प्रिसाइज कर सकते हो और कैसे उसमें प्रिसीजन लेकर आ सकते हो और कैसे उसको स्मार्ट बना सकते हो, ये पूरा एजेंडा है. आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, इफ यू ऑल आर रेफरिंग फॉर polity session somewhere and giving such a big amount, so you don't have to now. If you are searching for anything free of course that can help you, और ऐसा फ्री ऑफ कोर्स जिसमें क्वालिटी वही इंटैक्ट रहेगी जहाँ कहीं दूसरी जगह 50-60 हज़ार रुपये दे के एक कोर्स लो और उसमें पॉलिटी पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, तो यहाँ आपको फ्री में इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक से चीज़ें कवर करवाई जाती हैं. यू कैन रेफर दीज सेशंस, दीज आर गिवन बाय मेंटर्स. सो हेयर पॉलिटी के सेशंस हैं, स्पून फीड सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की ही है. किसी सिंगल टॉपिक पे कोई डाउट होता है तो भी आप उस स्पून फीड सीरीज को रेफर कर सकते हो. मतलब मान लो करंट अफेयर का कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज लेनी है तो वो उसको रेफर करो. लेकिन हाँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन और स्पून फीड का सेशन ये ऐसा नहीं है कि आप इसको ये बोले कि एक कर लेंगे तो मोर देन एनफ है करंट अफेयर का, ये ऐसा नहीं होगा. यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट. डेली न्यूज़ एनालिसिस में डेली जो जो करंट अफेयर आ रहा है उसको डील किया जाता है प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के पहलू से. और वो जो स्पून फीड सेशंस हैं उसमें कोई एक सिंगल टॉपिक पे जो करंट का ट्रेंडिंग मेजर टॉपिक होता है जिस पे आपको जानकारी होनी ही चाहिए, तो वो उसके लिए है. सो बोथ आर डिफरेंट. हाँ, करंट अफेयर से डील करते हैं नो डाउट, बट ये मत सोचना कि वो देख लिया तो करंट अफेयर कवर हो गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पलामाऊ टाइगर रिजर्व. कहाँ पड़ता है? झारखंड चलते हैं. झारखंड में बिल्कुल टॉप पे अगर आप देखो यहाँ है. अब सिर्फ एक ही नहीं देखना है कि मैं झारखंड में हूँ तो सिर्फ झारखंड का पलामाऊ टाइगर रिजर्व देख लिया और बात खत्म हो गई. होमवर्क यही है कि अगल बगल वाले भी देखने हैं. अच्छा, आपसे इस तरीके से सवाल पूछेंगे कि सेम लैटिट्यूड पे कौन से पढ़ते हैं, सेम लॉन्गिट्यूड पे कौन से पढ़ते हैं. अगर आप मान लो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो तो पहले कौन सा आएगा, राइट? सो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड. तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि
थोड़ा सा अगर नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ अचना कमर है, उससे ऊपर बांधवगढ़ है, बिहार में ऊपर वाल्मीकि है, इधर संजय डुबरी है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगल बगल सारा देखना है, ठीक है। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम दिस टाइगर रिजर्व हैव इन्फॉर्म्ड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या इन्फॉर्म किया है कि नक्सल्स हैव ईटन इनटू द रिजर्व। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ नक्सलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, और नक्सलिज्म के साथ साथ अब वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ नक्सलिज्म पे टॉपिक था, नक्सलिज्म प्लस गवर्नमेंट स्कीम थी एक, उस दोनों को कनेक्ट किया। अब आज मैं ये टाइगर रिजर्व प्लस नक्सलिज्म कवर कर सकती हूँ, बट क्या है, हमने इसको ऑलरेडी कवर किया है, और वो भी ऐसा नहीं है कि महीने पहले किया हो, 2 दिन पहले ही नक्सलिज्म के बारे में डिटेल में बात हुई है। दैट इज वाई आई से कि एक दिन का सेशन देख के 4 दिन गायब होने वाले एक दिन भी मत आए, क्योंकि हमेशा चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, करंट अफेयर्स जुड़े हुए हैं। तो नक्सलिज्म के बारे में वापस से पढ़ लें, और जिन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। मैं आज के सेशन में आपके साथ इस टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करूंगी। सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज वेरी सिंपल, दैट द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम दिस टाइगर रिजर्व हैव रिपोर्टेड द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट नक्सल्स have moved into or they have taken over the part of this tiger reserve. Basically you can say that their presence and their activities have disrupted, they have encroached upon the reserves and their effect, obviously wildlife conservation पे effect आता है। हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल से चलते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट पे, जिसमें हम पलामू टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। छोटा नागपुर प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट पे, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड, वहां पड़ता है। बेटला नेशनल पार्क का पार्ट है। फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व में से एक है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम पे क्रिएट हुए थे, उसमें से एक ये भी था। ये पहला टाइगर रिजर्व है वर्ल्ड का जहां पर टाइगर सेंसस कैरिड आउट एज अ पगमा काउंट 1932 में अंडर द सुपरविजन ऑफ J.W. निकोलसन, राइट। 3 नदियां हैं जो इस यहाँ से बहती हैं थ्रू द वैली, नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड बुरहा, ये 3 नदियां बहती हैं। एंड ग्रेनाइट, लाइमस्टोन यहाँ आपको पाया जाता है। ऑब्वियसली जो ये जो बेल्ट है इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ आपको बॉक्साइट और कोल ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं। वेजिटेशन की बात करूँ तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस डोमिनेट करता है, सॉल फॉरेस्ट है, कुछ मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरा फना के अंदर दीज आर द प्लांट्स दैट आर रिटन हेयर एंड सम एनिमल्स आर आल्सो देयर। कीस्टोन स्पीशीज हैं, टाइगर है, एलिफेंट है, लेपर्ड है, इंडियन ऊटर, इंडियन रेटल, एंटीलोप, 4 हॉर्न एंटीलोप, पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, वो भी यहाँ पाया जाता है। 20th Maritime State Development Council concluded recently in Goa with significant advancements in India's maritime sector. तो पहली बात, अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, लाइक एसएससी का देखो, या कभी कभार स्टेट पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है कि 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली वो कहाँ हुई। यूपीएससी इस तरीके से नहीं पूछेगी, एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ हर एक एग्जाम की होती है, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए गोवा में, क्योंकि वो ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्म में नहीं देंगे कि गोवा में हुई, मणिपुर में हुई, झारखंड में हुई, कश्मीर में हुई, ऐसे नहीं आएगा। दे कैन फ्रेम स्टेटमेंट्स आउट ऑफ इट एंड यू कैन यूज दिस आर्टिकल इन योर मेन्स ऑल्सो। नाउ एज फार एज दिस मीटिंग इज कंसर्न, इस मीटिंग के दौरान मीटिंग हुई है तो ऑब्वियसली डिस्कशंस हुई होंगी, कुछ की डिसीजंस लिए गए होंगे टू इम्प्रूव दिस सेक्टर। विच सेक्टर? मैरीटाइम सेक्टर। कैसे आप अपने पोर्ट्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हो, उस पर बात हुई होगी। शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने की बात हुई है। कोस्टल ट्रेड को प्रमोट करने पे बात हुई। कैसे आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लेकर आ सकते हो, उस पर भी फोकस किया, जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो आपकी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी हो, राइट। कैसे इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाया जा सकता है, हाउ यू कैन स्ट्रेंथन दैट, वो सारी डेवलपमेंट्स पे, ऐसी डेवलपमेंट्स हो जिनका मकसद यही हो कि यू मेक इंडिया, गिव इंडिया एज अ पोजीशन एज अ ग्लोबल मैरीटाइम लीडर इन कमिंग टाइम्स। सो इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या हुआ, काफी नए इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए। नेशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमेटी,
NSPC, National Safety in Ports Committee. So in a new app was launched ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए, मैरीटाइम सेक्टर वालों के लिए, टू फॉलो द रेगुलेशंस, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, टू रिड्यूस द कोस्ट by providing the real time updates, by sharing the important information, right? Indian International Maritime Dispute Resolution Center, इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तभी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, बट फिर बोल देती हूँ, इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बेसिकली. अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर से ही पता चल गया है कि इट वाज सेट अप टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स दैट आर रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? एंड इंडियन मैरीटाइम सेंटर, that think tank that is to encourage the collaboration and innovation among the people who are involved in the maritime industry. और बातें हुई हैं basically port and state ranking. A plan was discussed कि let us rank states and port based on their performance, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो. और एक हेल्दी कंपटीशन होगा, सामने वाले की रैंक फर्स्ट आई है तो दूसरे वाला देखेगा कि उसने ऐसा क्या अच्छा काम किया है, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ एक और पुश मिलेगा, राइट? So second thing. Third, National Maritime Heritage Complex गुजरात में it was highlighted as a major tourist destination. तो हेरिटेज इनिशिएटिव की भी बात हुई, जो इंडिया का रिच मेरीटाइम हिस्ट्री है उसको शोकेस करेगा वो, दैट टू यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. फिर सी फेरर्स के ऊपर भी बात हुई, दे आर एसेंशियल वर्कर्स. There were discussions on improving their working conditions, right? Then what else? बात हुई to set up a large ship building park several states में to boost innovation, right? Plans were made to install equipments that can detect radioactive materials at ports, to detect radioactive materials, ताकि इससे क्या होगा, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी. सो ये कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं. सो दीज इनिशिएटिव दे शो कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मॉडर्नाइजिंग इंडियन पोर्ट्स, बूस्टिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी, सपोर्टिंग सी फेयरर्स. ये कंक्लूजन है, आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि एक तो इंडियन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बूस्ट करनी है, यू हैव टू सपोर्ट सी फेयरर्स ऑल्सो, ओवरऑल यू हैव टू इम्प्रूव द कंट्रीज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट वन. समिट ऑफ द फ्यूचर, द यूएन एट अ क्रॉस रोड. यूनाइटेड नेशंस समिट ऑफ द फ्यूचर, ये सबमिट होने वाली है 22 से 23 सितंबर. एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसका एम है एट इम्प्रूविंग हाउ द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑन द ग्लोबल इश्यूज, राइट? सबमिट ऑफ द फ्यूचर, नाम से ही पता चल रहा है. देयर विल बी प्लान्स टू मेक बिग चेंजेस अबाउट टू, मतलब हाउ यूएन ऑपरेट्स, हाउ कंट्रीज वर्क टुगेदर. देखो अभी दिक्कत क्या आ रही है ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं. मैनी पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन ग्लोबल कॉपरेशन. कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, यूक्रेन, ये जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं गाजा, यूक्रेन में, तो इन सभी क्राइसिस के चलते एक ट्रस्ट इशू यू कैन से देयर इज ग्लोबली. दूसरी बात, यूएन का जो स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल, वहां भी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है मैं भी आपको बताऊंगी. बिकॉज सी, इट हैजंट चेंज इट्स पावर स्ट्रक्चर इन द लॉन्ग टाइम. पावर डायनेमिक्स, अभी करंट पावर डायनेमिक्स कुछ और हैं, उसके हिसाब से देयर शुड बी चेंजेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो. सो ये सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंट्रीज विल वर्क टुगेदर हेयर ऑन बिग प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, पीस. न्यू आइडियाज आएंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स आएंगे, राइट? तो रही बात, जब मैं ये बात कर रही हूँ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की, कि देखो ऐसा है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज साथ में इन्वॉल्व हैं, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मल्टीलेटरल, मल्टी मतलब मैनी,
So many countries are involved in those institutions, in those organizations. They collaborate on challenges like trade, security, health, environment. अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जब इतना पता चल गया तो मुझे पता चल रहा है, अच्छा यूएन है, WHO है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, G20 है. Countries join these institutions to participate in their activities and benefit from their resources. Right? So, coming back, सवाल ये उठता है कि ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का सिग्निफिकेंस क्या है. पहली बात, सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस. आप यूएन की बात करो, यूनाइटेड नेशन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराना, प्रिवेंट करना, इकोनॉमिक, अच्छा आईएमएफ की मैंने बात करी, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, क्या मकसद है? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का पर्पस सॉल्व होता है. इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. और बताओ, और मल्टीलेटरल, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दे टेक लीड इन मैनेजिंग हेल्थ इश्यूज. लार्जेस्ट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री के अंदर हुई है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान. दे कोऑर्डिनेटेड इन इट. राइट? मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, क्लाइमेट चेंज में भी काम करते हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. राइट? तो वी हैव यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स that were adopted by all the member states in 2015 to achieve peace, prosperity, poverty एक खत्म हो. राइट? तो ये सारा काम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का होता है. बेसिकली सिग्निफिकेंस है उनका. यूनेस्को है. राइट? तो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. इकोनॉमिकली स्टेबल होना, हेल्दी डेवलपमेंट प्रमोट करना, ह्यूमन राइट्स को लेके, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को लेके. लेकिन अभी ना इनका रोल जो है दैट इज डिमिनिशिंग. वाई? अब वो सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया है. लेट्स टॉक अबाउट वाई देयर रोल इज डिमिनिशिंग. हर किसी को अपनी पड़ी है. हर किसी को अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना है. अब क्या हो रहा है, कंट्रीज आर फोकसिंग ऑन देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट रेदर देन मल्टीलेटरल कॉपरेशन. सो एक ये दिक्कत आ रही है आज के टाइम पे. दूसरा, ग्लोबल पावर अब वो नहीं रही है. मैं ये नहीं कहूंगी कि तो बिल्कुल नहीं रही है. देखो ऐसा है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब एक यूएस हो गई और एक तरफ रशिया हो गया. राइट? तो वो सिचुएशन आ गई थी. यूएस एंड यूरोपियन यूनियन लेड मेनी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, बट अब पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना, इंडिया, रशिया. उनका इन्फ्लुएंस जो है ग्लोबल स्टेज पे, दे आर गेनिंग इट. नई ग्रुप्स हैव बिकम स्ट्रॉन्ग लाइक ब्रिक्स. They are making up 37.3% of the world's economy. We have new institutions like Asian Infrastructure Investment Bank. They are alternative to the older ones. So global power is shifting. Nations are prioritizing their own interest. फिर डिसीजन मेकिंग में डेडलॉक आ जाता है क्योंकि कंट्रीज एग्री नहीं करती हैं. See, these organizations are slow to adopt the new technologies also, like cryptocurrency, like artificial intelligence. See, AI regulation, cyber security, they require fast solutions, flexible solutions. Public trust is declining. Right? बहुत सी दिक्कतें. Unfair representation है. You can say that also. So, these are the things. Are you getting my point? So what all can be done? पूरा आर्टिकल कवर करना है ना भाई. इतना तो मैं छोड़ के कह दूं चलो बात खत्म हो गई, नहीं. वो आपसे पूछेंगे कर क्या सकते हैं. We need to rebalance the power. अब बात आती है, नए चीजें आने लग गई हैं. Let's talk about digital democracy. Right? So ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाई जाए. एनहांस्ड
transparency. These can be the solutions. Ensure करो कि all the actions by the global organizations, they are openly shared, they are accessible to the public, right? There can be various other things. So this was the whole article. ठीक है जी, let me take you just a second to the next one. Indian National Center for Ocean Information Services has announced the development of Integrated Ocean Energy Atlas of Indian EEZ. दो बातें हैं, एटलस क्या है और ये अपना इनकॉइस क्या है. देखो, एटलस एक डिटेल्ड मैप है, बट ये वाला जो एटलस है ये वो मैप है दैट शोज हाउ वी कैन गेट where we can get, how we can get the energy from the ocean. क्या दिखाता है ये एटलस? Different types of ocean energy. Energy from the sun, from the wind, waves, tides, currents. The atlas identifies कि where in India's exclusive economic zone these types of energies are most abundant. 200 nautical miles तक I hope सबको पता है we have exclusive zone. इस वैसे एटलस यही है, कलेक्शन ऑफ मैप्स. इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ डिटेल्ड कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ओशन एनर्जीज रिसोर्सेस. ठीक है, सो इट एटलस के अंदर इट विल मैप आउट द पोटेंशियल of various types of ocean energy within India's exclusive economic zone. It shows कि अच्छा where these energy resources are located throughout the exclusive economic zone. सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से कंबाइन करना ताकि एक डिटेल क्लियर पिक्चर मिल जाए आपको. इससे फ़ायदा क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया. एक पॉलिसी मेकर्स के लिए एक रेफरेंस हो जाएगा. इट विल प्रमोट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो यू विल prepare annual, monthly and daily energy estimates of the ocean energy components, right? So what is INCOIS? एक autonomous body है, 1999 में establish हुई थी under the Ministry of Earth Science, जिसका मकसद क्या है? To provide best possible ocean information and advisory services. किसको? Society को, industry को, government agencies को, through ocean observations, constant improvements करना through focused research. What all are the activities? Monitoring. They operate Indian Tsunami Early Warning Center. Gives daily advice to fishermen where to find good fishing spots. Locate areas with abundant fish. They provide daily forecast about the ocean conditions for the next 3 to 7 days. फिशरमैन के लिए हेल्पफुल हो गई, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए, नेवी एंड कोस्ट गार्ड के लिए, है कि नहीं? तो ये था आपका आज का इन्फॉर्मेशन. आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू लर्नड. विल मीट यू विद अदर आर्टिकल्स इन अदर सेशन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.